हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास 11th वालों का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल मास्टरमाइंड बाबा पर। और मैं सूरज मालाकार आपको आज से शुरू कराऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स बच्चों, यानी कि हिंदी में हम इसको कहेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र मैंने पहले बताया है कि हमारे चैनल पर जो आपको वीडियोस मिलेंगी वो हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों को ध्यान में रखकर बनाया जाता है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो बच्चों हमारे पास जैसा कि समय क्योंकि ज़्यादा निकल चुका है, उसको देखते हुए कुछ टॉपिक्स वाइज या कुछ चैप्टर वाइज आपको स्पेशली कराया जाएगा, ताकि आप उन चैप्टर्स को फोकस करके अपने ये जो फर्स्ट टर्म के एग्जाम आएंगे उनको आप आसानी से निपटा सकें। तो आइए, इसमें जो एक टॉपिक आज मैं समझाने जा रहा हूं आपको, वो चैप्टर डिमांड से है बच्चों। और चैप्टर डिमांड के अंदर जो है सबसे पहला चैप्टर का जो नाम है बच्चों वहां पर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो है लॉ ऑफ डिमांड। तो बच्चों लॉ ऑफ डिमांड का जो चैप्टर है उसको समझने के लिए, यानी कि मांग का जो नियम है, मांग का नियम, आइए ये इस टॉपिक को मैं उठाता हूँ। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है बच्चों। अगर इसको आप समझ जाते हैं तो समझ जाइए कि आपको इकोनॉमिक्स आसान लगने लगेगी। पहले उन चीज़ों को समझना जरूरी है जो आपके जीवन में डेली रूटीन में होता रहता है ना। आइए तो चलते हैं, सबसे पहले इस चैप्टर का जो नेम है उसी को हम सबसे पहले स्टडी करेंगे और बहुत ही आसानी से स्टडी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चों लॉ ऑफ डिमांड। डिमांड की बात हम करेंगे, वो भी बाद में करेंगे। सबसे पहले मैं आपको डिमांड समझाऊंगा कि डिमांड का एक्चुअल मीनिंग होता क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर। एक्चुअल में जो डिमांड आपने सुना है आज तक और जो आप इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे वो दोनों डिफरेंट है। तो आइए लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करते हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड बड़े ध्यान से समझिएगा बच्चों। देखिए यहां पर क्या बोला, प्राइस कहता है कि व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस। अगर एक कमोडिटी की जो प्राइस है बच्चों, पीछे इसे प्रेजेंट कर रहा हूं मैं, एक बच्चों जो एक वस्तु की जो कीमत है, एक वस्तु की जो कीमत है, एक प्रोडक्ट की कीमत है, अगर वो बढ़ेगी बच्चों तो आपके लाइफ में क्या होता है, कभी आपने महसूस किया इस बात को? जरूर महसूस किया होगा। क्या होता है जब कीमत बढ़ती है किसी चीज की तो उसकी डिमांड पे क्या फर्क पड़ता है? डिमांड कम हो जाती है, होती है ना। अगर कोई व्यक्ति 10 यूनिट पहले खरीद रहा था और प्राइजेस बढ़ने लग जाएंगे तो उसकी 8 ही यूनिट खरीदेगा, 7 ही यूनिट खरीदेगा, डिमांड कहीं ना कहीं कम होगी। तो देखो बच्चों, जब प्राइस बढ़ता है तो जो उसका डिमांड होता है बच्चों, उसे हम क्वांटिटी से प्रेजेंट करेंगे और वो डाउन होना शुरू हो जाता है। बात ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और जैसी कीमत जो है डाउन होती है, अगर बच्चों कीमत जो प्राइस है वो अगर डाउन होगी, फॉल होगी, तो बच्चों जो डिमांड है वो राइज हो जाएगी। जनरली ऐसा ही होता है। इसे हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लॉ ऑफ डिमांड का नाम देते हैं, यानी कि मांग का नियम। मांग का नियम या मांग का सिद्धांत भी हिंदी में कहते हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, सही है। अब बताओ, इतनी बातें आपको समझने में कोई दिक्कत हुई क्या? क्या कहा मैंने? ये जनरली आपके लाइफ में, आपके जीवन में देखा होगा आपने, जब भी किसी चीज़ की प्राइस बढ़ती है। अभी तो सबसे बड़ा एग्जांपल जो एकदम फेमस, जो आप लोग सब लोग मोबाइल पे देखते रहते हैं, वो कौन सी चीज़ है? टमाटर, जो आपके मंडी से लेकर बाजार से घर तक छाया हुआ था कि भैया जैसे उसकी प्राइजेस खूब बढ़ने लगे उसकी डिमांड डाउन होने लगे। पूछ लेना अपने घर वालों से, अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो पूछ के देखना कि डिमांड कम हुई थी या नहीं हुई थी। तो बहुत ज़्यादा डिमांड कम हो जाती है और जैसे प्राइजेस डाउन होंगे बच्चों उसकी डिमांड बढ़नी चालू हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है, इसके साथ एक शर्त लगाई गई है कि ऐसा तभी होगा when other things be remain same और constant, अन्य बातें समान रहने पर। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाला बात है कि जब अन्य बातें समान हो, जब अन्य बातें समान रहें, स्थिर रहें या पहले जैसी रहें, स्थिर रहे, अन्य बातें समान रहे, इसका मतलब क्या है? देखो एक चीज़ तो समझ में आ गया होगा कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड फॉल होगा और जब प्राइस फॉल होगी तो डिमांड राइज होगा, ये तो कंफर्म हो गया। लेकिन अदर थिंग्स भी रिमेन सेम, एक शर्त लगा दी कि अदर थिंग्स भैया सेम रहने चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए, तभी ये नियम लागू होगा। अदर थिंग्स में क्या होता है बच्चों? देखो अदर थिंग्स में यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। अन्य बातों में ऑन प्राइस को छोड़ दीजिए, मतलब अपनी कीमत को छोड़ दीजिए, बाकी सब अन्य बातों में आ गई। जैसे उपभोक्ताओं की आय, उपभोक्ताओं की आय बोले तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर्स, ठीक है। और लिख देता हूं मैं प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स।
तो प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स का मतलब क्या है बच्चों? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का मतलब है संबंधित वस्तुओं की कीमतें। बड़े ध्यान से समझिएगा और खुद से आंसर बताइएगा ये क्यों लिखा गया। अच्छा, आपने साइंस में बहुत सारे लॉ पढ़े होंगे, साइंस तो सब लोग 10 तक पढ़ के ही आए होंगे, कोई ऐसा तो नहीं होगा बिना साइंस के पढ़े आ गया। तो भाई साइंस में आपने ग्रेविटी पढ़ा था, लॉ ऑफ ग्रेविटी। लॉ ऑफ ग्रेविटी क्या कहता है कि जब किसी चीज़ को गुरुत्वाकर्षण का नियम, जब किसी चीज़ को ऊपर फेंका जाएगा तो हमेशा नीचे ही आएगा, ऐसा कहते हैं ना। लेकिन उसके साथ भी शर्तें होती है। किसी चीज़ को ऊपर फेंकने का मतलब क्या है? अब गैस में कोई कहता है कि गैस गुब्बारे में गैस भर के फेंको, तो भैया वो जब तक जो है उसमें वो तो ऊपर ही चला जाता हो, तो नीचे आते ही नहीं। जब तक वो गैस खत्म नहीं हो तो नीचे नहीं गिरता गुब्बारा, है ना। इसके अलावा कोई कह दे कि मैं छत पे जाके कैच कर लूँगा, नीचे ही नहीं आने दूंगा वहाँ से नीचे, ये सब अन्य बातें हो जाती है। देखो यहाँ पर भी हमारे इकोनॉमिक्स में भी लॉ बिल्कुल परफेक्ट है। हमेशा ही ऐसा होता है, जब किसी चीज़ की प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड हमेशा डाउन होगी, और प्राइस डाउन होगी तो डिमांड बढ़ेगी। लेकिन ये तभी कामयाब है बच्चों जब अदर थिंग्स बी रिमेन सेम और कॉन्स्टेंट। समझिएगा बड़े ध्यान से समझिएगा। एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। मान लीजिए कि अभी कुछ समय बाद सर्दी आएंगी ना। सर्दियों में क्या होगा? सर्दियों में प्राइजेस बढ़ेंगे, कंबल हो गया, है ना, ब्लैंकेट्स वगैरह जो है उसके प्राइजेस बढ़ेंगे, हीटर के प्राइजेस बढ़ेंगे, गीजर के प्राइजेस बढ़ेंगे। लेकिन फिर भी उसकी डिमांड राइज हो जाती है। प्राइस बढ़ने पर तो सर डिमांड कम होनी चाहिए ना, लेकिन साथ में वेदर भी तो चेंज हो रहा है बेटा, तो वहाँ लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। मतलब ये वाली चीज़ होनी जरूर है। ये वाली चीज़ कब होगी? प्राइस बढ़ने पर डिमांड कब डाउन होगी? जब क्या हो? अदर थिंग्स बी रिमेन सेम और कांस्टेंट। बच्चों दिवाली आएगी, पटाखों के रेट बढ़ जाएंगे और लड़ियों के रेट बढ़ जाएंगे, और लेकिन फिर भी लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, क्योंकि भाई प्राइस बढ़ा है तो डिमांड तो घटना था। लेकिन आपका त्यौहार सामने आ गया, तो त्यौहार आया है तो भैया त्यौहार में कौन ही देखता है? अरे यार 4 पटाखे हम भी फोड़ लेंगे, है ना। वैसे पटाखे ज़्यादा फोड़ने से पॉल्यूशन होता है, ऐसी बातें भी सर्कुलेट होती रहती हैं और नुकसान भी हो जाता है कईयों को, थोड़ा सा बच के हैं। ऐसा नहीं है कि अपना त्यौहार अपने तरीके से मनाओ। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो हमने कहा कि ये सारी बातें रहेंगी। अच्छा सेम है, देखिए दूसरा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं। यहाँ पर बड़े ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि अभी जो है टमाटर के प्राइजेस बढ़े थे और सबको पता है डिमांड डाउन हो रही थी, लेकिन जिन परिवारों की इनकम बढ़ गई होगी, साथ में आय भी बढ़ गई, मान लो जिसकी सैलरी 10,000 थी उसकी सैलरी 20,000 हो गई होगी अचानक से, तो उसकी डिमांड हो सकता है कि कम ना भी हुई हो, है ना। तो ऐसे में फेल हो जाता है, लॉ ऑफ डिमांड एप्लीकेबल नहीं है ना। बात समझ में आई? चलिए दूसरी बात, प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स का भी इफेक्ट पड़ता है। अब मान कर चलिए कि मान लीजिए हमने अपने ट्यूशन की फीस जो है और कम कर दी। मान कर चलिए हमने अपने ट्यूशन की फीस और कम कर दी, जो हमारा ऑफलाइन ट्यूशन चलता है मास्टरमाइंड बाबा का। मान लीजिए 250 रुपये फीस हमने अभी कर रखी है पर सब्जेक्ट आर्ट्स की, और मान लीजिए उसको हम गिराकर और ज़्यादा जो है 200 रुपये कर देते, तो आप ये समझिए कि हमारे प्राइस कम करने से डिमांड तो हमारी बढ़ने वाली है। लेकिन मान लीजिए कोई बगल में कोई और इंस्टीट्यूट खोलता है और वो 100 रुपये फीस कर देता है, तो क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हमारी डिमांड बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? डू नॉट कन्फर्म, है ना। ये कन्फर्म नहीं, इसीलिए कहा गया कि अन्य बातें समान रहनी चाहिए, पहले जैसी ही रहनी चाहिए। मतलब समझ गए, हमारी फीस 250 से 200 हुई है तो डिमांड हमारी पक्का बढ़ेगी, लेकिन कब? जब मार्केट की बाकी चीज़ें पहले की तरह ही चल रही है, सब कांस्टेंट हो, लोगों की इनकम, अदर ट्यूशन्स के प्राइजेस और भी फैक्टर्स जो हैं वो सारी चीज़ें कांस्टेंट रहनी चाहिए। बात समझ में आ गई? इसे कहते हैं बच्चों लॉ ऑफ डिमांड। यही इसकी डेफिनेशन बनेगी। क्या डेफिनेशन बनाएंगे? बड़े ध्यान से समझ लीजिए। व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस देन द डिमांड विल फॉल्स, एंड व्हेन प्राइजेस फॉल्स demand of that commodity rises and other things be remain same, it's called law of demand, law of demand। बात समझ में आ गई? इसको पॉज कर करके लिख के बार बार बताया, कॉपी पेन लेके बैठा कीजिएगा और उसको लिखिएगा, तभी आपको ज़्यादा समय तक समझ में आएगा, याद रहेगा और नोट्स बना पाएंगे उसके और ज़्यादा, ठीक है। तो सारी चीज़ों को लिखा करो, पेपर में ऐसे भी समझाएंगे, साथ में डेफिनेशन भी आप देंगे अगर ज़्यादा मार्क्स में आता है। समझ आ गया? तो जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांग घट जाती है, तथा कीमत के घटने पर उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है। अन्य बातें समान रहने पर इसे मांग का नियम कहते हैं। ये डेफिनेशन बनेगी बच्चों, बड़े ध्यान से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब इस पूरे चैप्टर में मांग के नियम को फॉलो करना है। बहुत सारे टॉपिक्स और इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एक है मांग अनुसूची। मांग अनुसूची या हिंदी में तालिका भी लिख सकते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग डिमांड शेड्यूल कहेंगे। डिमांड शेड्यूल,
डिमांड शेड्यूल। बच्चों शेड्यूल कहाँ बनाते हैं, शेड्यूल कब बनाते हो आप लोग? तालिका बचपन से पढ़ते आए भाई, मैथ्स में एक्स वाई की तालिका है ना, एक्स वाई शेड्यूल। इसके अलावा जब भी आपको किसी डाटा को रिप्रेजेंट करना है, किसी चीज को डाटा को दिखाना है, 2 या 2 से ज्यादा वैल्यूज हैं, तो भैया आपको शेड्यूल को यूज करना पड़ता है। तो एक ऐसा शेड्यूल जो किसी कमोडिटी की डिमांड को शो करेगा, क्या शो करेगा? डिमांड को शो करेगा। तो आइए बच्चों उसको परफेक्टली समझते हैं, जानते हैं, और रटना नहीं पड़ेगा अब आपको। आइए शेड्यूल बनाकर देखते हैं कैसा शेड्यूल बनेगा। यहां पर हम ले लेते हैं बच्चों प्राइस, जिसे हम पी से डिनोट करेंगे। यहां पर ले लेते हैं बच्चों हम क्वांटिटी, डिमांड को हम क्वांटिटी से दिखाते हैं क्यू से। क्लियर है? तो ये प्राइस हो गया, ये क्यू हो गया। ध्यान से समझ लेंगे ना, यहां पर मैंने पी लिखा है, यहां पर क्यू लिखा है। चलिए और थोड़ा सा मैं यहां पर जो है गैप देकर अच्छे से लिख देता हूं। ये प्राइस है बच्चों और ये क्वांटिटी को हमने क्यू से दर्शाया है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक प्रोडक्ट का प्राइस था 2 रुपये और उसकी डिमांड हुआ करती थी बच्चों मान लीजिए 5 यूनिट की। कितनी? 5 यूनिट की। अब प्राइस जो है उसका बच्चों, प्राइस हो गया उसका मान लीजिए 3 रुपये। कितना प्राइस हो गया? 3 रुपये। चलो और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे ले लेते हैं, पहले था 15 और जब 3 रुपये प्राइस हो गया बच्चों, प्राइस बढ़ गया। तो प्राइस बढ़ने से क्या होता है? प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होगी। हमने यही पढ़ा, वही रूल फॉलो करना है। सही है? इसके अलावा प्राइस और बढ़ गया सर, प्राइस और बढ़ गया तो और डिमांड कम कर दो, है ना। कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है, ये रूल नहीं है अभी सीखना आपको। बस आपको सीखना है कि भाई प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम कर देना। उल्टा भी बना सकता था इसका, क्या भाई प्राइस जो है ये प्राइस, ये क्वांटिटी। भाई प्राइस पहले था 4 रुपये और डिमांड था 5 यूनिट का। कोई भी कमोडिटी हो सकता है एक्स वाई जेड, और प्राइस जो है 4 से घटकर 3 हो गया। तो बच्चों प्राइस घटा है तो डिमांड को बढ़ा देना। लो जी डिमांड बढ़ा दिया, 5 से 6 कर दो, 8 कर दो, 9 कर दो, 15 कर दो, कितना भी कर दो। अब प्राइस जो है और घट गया सर, प्राइस और घट गया तो डिमांड और बढ़ेगा। ये लीजिए, तो कोई सा भी शेड्यूल आप बना लीजिए, इसके अंदर सब चलेगा। बात समझ में आ गई? अब आइए डिमांड शेड्यूल की एक डेफिनेशन हम लोग क्रिएट करते हैं। डिमांड शेड्यूल की क्या डेफिनेशन बनेगी? देखिए डिमांड शेड्यूल refers to that schedule which shows different quantity demanded, which shows different quantity demanded of a commodity। कोई भी कमोडिटी हो सकती है, एक कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को दिखाता है at its different prices in a given period of time, बच्चों समझ में आया? देखो कितना आसानी से समझाया मैंने आपको। मैंने कहा डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू दैट शेड्यूल। भाई डिमांड शेड्यूल का मतलब क्या है? उस शेड्यूल से है विच शोज, ये क्या शो करता है, क्या दिखा रहा है? डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड। देखो ना, अलग अलग क्वांटिटी डिमांड को दिखा रहा है ना, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। कोई एक्स नाम की कमोडिटी, वाई नाम की कमोडिटी, जेड नाम की, कुछ भी समझ लो, कोई एक कमोडिटी है, उस कमोडिटी की डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रहा है at its different prices, है ना, at its different prices in a given period of time। भाई in a given period of time का मतलब क्या है? भाई देखो given period of time आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना। भाई देखो सब कुछ समझ में आ गया होगा। डिमांड शेड्यूल रेफर्स टू दैट शेड्यूल, एक शेड्यूल है विच शो डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड, है ना, डिफरेंट क्वांटिटी डिमांडेड को शो कर रहा है at its different prices in a given period of time। बच्चों given period of time का मतलब क्या है? ये शेड्यूल कभी बन ही नहीं पाएगा। given period of time का मतलब है 6 महीने का, 1 महीने का, साल का, ये उसका डाटा हो सकता है आपका। सही है भाई? एक साल में ये 3 बार प्राइस चेंज हुआ, 3 बार ये क्वांटिटी उसकी दिखाई उसकी। मान लीजिए कि हम कहें कि भाई कोई टाइम पीरियड डिसाइडेड ही नहीं है, तो बन ही नहीं सकता, इसकी प्राइजेस तो हमेशा चेंज होती रहेंगी। 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का आप बना सकते हैं और उसमें ये क्वांटिटी भी चलती रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा मांग अनुसूची, और इसी के साथ हम करेंगे मांग वक्र। तो इसके बाद देखते हैं हम लोग डिमांड कर्व, यानी कि पहला हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, फिर डिमांड शेड्यूल पढ़ा, और उसी डिमांड शेड्यूल को यूज करके हम क्या बनाएंगे बच्चों? डिमांड कर्व बनाएंगे। तो डिमांड कर्व का मतलब क्या है? देखो आपने क्लास 10th में, 9th में, इससे भी पहले आप लोगों ने देखो एक्स वाई शेड्यूल पढ़ा होगा। 10th क्लास में बच्चों आप लोगों ने जो है, यहाँ पर मैं बात करूँ तो एक्स वाई शेड्यूल पढ़ा था ना, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू 0, 2, 3, 4 समथिंग, और फिर उससे क्या बना दिया था? एक ग्राफ बनाया था आपने। वही वाला तो पार्ट है, आपका डिमांड शेड्यूल बन चुका है यहाँ पर। अब उसका ग्राफ बनाना है तो डिमांड कर्व हो जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूँ ग्राफिकली
ऑफ डिमांड शेड्यूल, ऑफ डिमांड शेड्यूल। बच्चों डिमांड शेड्यूल का जो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है वही क्या कहलाता है, डिमांड कर्व कहलाता है। हिंदी में लिखूं तो मांग वक्र का ग्राफीय प्रस्तुतिकरण, ग्राफीय या किसी राइटर ने कह दिया ग्राफीय की जगह रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। क्या लिख दिया, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुतिकरण, रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण को क्या कहते हैं हम लोग कह देते हैं उसको मांग वक्र। ठीक है जी, तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिमांड शेड्यूल। भाई डिमांड शेड्यूल को उठाकर मैं उसका क्या बना दूंगा, ग्राफ बना दूंगा, वो बन गया डिमांड कर्व। भाई मैंने क्या कहा कि जो मांग अनुसूची थी तो मांग वक्र का ग्राफीय, मांग वक्र का नहीं बच्चों गलत लिख दिया मैंने, मांग अनुसूची का। हमने इससे पहले क्या बनाया था, डिमांड शेड्यूल, मांग अनुसूची का ग्राफ बना देंगे, प्रस्तुतिकरण वही कह जाए। भाई डिमांड कर्व, किसी का भी जब कर्व बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, वो अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है, अट्रैक्टिव होता है लर्निंग के लिए, है ना, फॉर लर्निंग। भाई लर्निंग के लिए जो है वो अट्रैक्टिव रहेगा, है ना। लर्निंग की बात करें यानी कि भाई हम स्टडी पर्पस से बात करें, समझने की बात करें तो वो अट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना। तो देखो कैसे बनाया जाएगा, बड़े ध्यान से समझिए। डिमांड शेड्यूल आपके पास होगा जो अभी हमने तैयार किया था, उसी के हिसाब से आप ग्राफ बना लेंगे। पेपर में कोई इसके लिए ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा आपको, सिंपल सी बात है, आपको खुद से ही आपको इसमें पेन पेंसिल रबड़ कटर शॉर्पनर फुट्टा हथियार जितने भी हैं ना, फावड़ा आवड़ा सब है, ये सब भी ले जाना होता है, देख लेना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ले जानी होती है, उससे आप सही से बनाएंगे, ईमानदारी से, तमीज़ से, तभी लोगों को समझ में आएगा, टीचर कहेगा ये इंटेलिजेंट बच्चा है, वरना सिर्फ थ्योरी से आप पास नहीं हो सकते। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ हमेशा प्राइस लेना है, यहाँ हमेशा क्वांटिटी लेनी, यानी कि हमेशा कीमत यहाँ पर मांग, ताकि सिमिलरिटी रह सके। भाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दो ही होते हैं ना, आप कोई सी भी चीज़ कहीं ले लेते तो सबका अलग हो जाएगा, इसलिए फिक्स है, प्राइस यहाँ क्वांटिटी यहाँ। चलिए इसके अलावा हम बात करेंगे, देखो प्राइस कहाँ तक लिया था हमने पिछले वाले स्टेप में, 2 3 4। चलिए मान लीजिए प्राइस वहीं तक है, तो एक से मैं ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5। चलिए उसके बाद क्वांटिटी की मैं बात करूं तो मैंने 5-5 का सीरीज लिया था, इसलिए वो ताकि आसान हो बनाने में, इसीलिए मैंने ऐसा लिया था। 20 25 ऐसा आप दिखा सकते हैं। तो देखो बच्चों क्या था, मान लीजिए कि यहाँ पर था 3 पर, यहाँ पर शेड्यूल मेरे पास वो याद नहीं जो मैंने लिखा था अभी, पर मान लीजिए कि 3 पर था, वो 3 पर था बच्चों, मान लीजिए 15 था, 3 पर 20 ले लेते हैं, चलो 3 पर था 20, यानी कि जब 3 यूनिट थी हमारे पास, मैं यहाँ पर दोबारा आपको यहाँ पर शेड्यूल, जो इस शेड्यूल को यूज़ करूँगा मैं, वो यहाँ पर बना लेता हूँ, सही है। तो देखो जब यहाँ पर प्राइस 3 था बच्चों, तो क्वांटिटी डिमांडेड कितनी थी, 20 यूनिट की थी। बड़े ध्यान से देखो, अब 4 हो गया प्राइस, तो मैंने क्वांटिटी डिमांडेड को घटा दिया। भाई प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी डिमांड जो है वो घट गई, मतलब डिमांड वाली जो क्वांटिटी है वो घट गई। चलिए प्राइस जब 5 रुपये हो गया बच्चों, तो 5 हो गया तो और घट गया, ये हो गया 5 पे 10 हो गया बच्चों, ठीक है, ये बना लिया हमने। तो देखो ये 5 पे ये 10 हो गया। ये तीनों पॉइंट को जब मैं यहाँ पर मिलाऊंगा इस तरीके से बच्चों, तो ये जो होगा डिमांड कर्व होगा। स्केल का यूज़ करिएगा आप लोग, इसी को हम लोग मांग वक्र या डिमांड कर्व कहते हैं, सही है, डिमांड कर्व या मांग वक्र कहते हैं। अच्छा क्या होता है इसके अंदर, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। डिमांड कर्व क्या करेगा, डिमांड कर्व शोज, ये क्या दिखाएगा, शोज रिलेशन, ये रिलेशन दिखाता है, रिलेशन बिटवीन प्राइस, रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड। मतलब क्या है सर इसका, मतलब ये है सर, जो डिमांड कर्व है ना, कभी भी जो ग्राफ होता है, कभी भी जो कर्व होता है, कोई भी ग्राफ बनाते हैं आप, वो दो चीज़ों में रिलेशन शो करता है, दो ही एक्सिस है ना, तो किसमें किसमें, एक वस्तु की प्राइस और उसकी डिमांड में कैसा रिलेशन है उसको शो करता है बच्चों। यानी कि जो मांग वक्र है वो वस्तु की कीमत और मांग मात्रा में क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। कैसा रिलेशन दिखाता है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमेशा जो है नेगेटिव, कैसा, नेगेटिव या इनडायरेक्ट, क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट या इनवर्स, अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग वर्ड्स को यूज़ किया। यानी कि मान लीजिए हिंदी में ऋणात्मक
अप्रत्यक्ष या विपरीत संबंध को दिखाता है। क्यों सर विपरीत संबंध या अप्रत्यक्ष संबंध क्यों दिखाता है? कोई आपसे पूछ लेगा यहाँ पर कि क्यों भाई विपरीत संबंध क्यों दिखाता है? बिकॉज अभी आपने स्टार्टिंग में ये पढ़ा था, क्योंकि जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा और प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगा, ऐसा ही होता है ना। इसी कारण से इनमें कैसा संबंध है? विपरीत। आज से कल को कोई कभी भी पूछे तो आप इतना याद रखना, कभी भी इनडायरेक्ट रिलेशन बोले दो चीजों में, इनवर्स रिलेशन बोले, नेगेटिव रिलेशन बोले, तो बता देना उनका डायरेक्शन चेंज अपोजिट है। क्या है? डायरेक्शन चेंज अपोजिट है। एक बढ़े तो दूसरा घट रहा हो, इसे क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। एक पूरब जा रहा है तो एक पश्चिम जा रहा है, इसका मतलब क्या है? इनडायरेक्ट रिलेशन है दोनों के बीच में। कोई भी चीज हो सकती है दुनिया की। तो यहां पर प्राइस और क्वांटिटी में कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। बात समझ में? इनवर्स का ये कई जगह यूज होगा, तो इनवर्स का मतलब समझ जाएगा, एक बढ़ रहा होगा तो दूसरा घट रहा होगा वहां पर, उसी को इनवर्स, इनडायरेक्ट या नेगेटिव कहते हैं, ऋणात्मक, अप्रत्यक्ष या विपरीत संबंध कहते हैं। ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसी कारण से मांग वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। नीचे की ओर ढालू होता है। एक तो मेरी राइटिंग है ऐसी, ऊपर से जो है बच्चे अलग से ये ढालू लिखा है, भालू मत लिख लेना, कोई भालू कोई कालू पेपर में लिख के आ जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, सुन भी लेना है मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। तो ढालू लिखा है, इसी कारण से मांग वक्र हमेशा क्या होगा? बाएं। देखो बायां ये होता है, ये वाला है, इसका यूज तो सब लोग जानते होंगे, है बायां वाला, है ना, और ये दायां वाला है। क्लियर है? बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है। देखो इधर से इधर ढल रहा है, ये बायां ये दायां, तो मांग वक्र हमेशा कैसा होगा? बाएं से दाएं नीचे को ढालू। इंग्लिश वाले वेट कर रहे हैं कि अरे सर हमें भी कुछ बता दो, तो हमने कहा है इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। एंड ड्यू टू दिस रिलेशन, इसी कारण से जो रिलेशन आया नेगेटिव रिलेशन, इसी कारण से डिमांड कर्व हैव ऑलवेज स्लोप ऑफ नेगेटिव स्लोप, ऋणात्मक स्लोप भी कहा जाता है। कहा क्या जाता है? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप। कैसा होगा? लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप, जिसे नेगेटिव स्लोप, ऋणात्मक ढाल वाला वक्र भी कहा जाता है ना, जो बाएं से दाएं ढालू रहेगा। बात समझ में आ गई? उम्मीद करता हूं आपको ये बहुत अच्छे से टॉपिक समझ में आया होगा। मांग वक्र, मांग अनुसूची और मांग का नियम, बिल्कुल टॉपिक वाइज और सिस्टम से मैं चलूंगा और बहुत सारी चीजें कॉन्सेप्ट्स आपके लिए लेकर आऊंगा। अच्छाइयां तो देखो सब लोग बताते हैं, कई लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी कमियां भी जरूर बताना, या आपकी जो डिजायर हो वो जरूर बताना कि सर इस चीज पर टॉपिक बना दो, इस कॉन्सेप्ट को समझा दो, ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आता कहीं भी, वो टॉपिक मैं आपके लिए सबसे पहले लेकर आऊंगा। और जो इंप्रूवमेंट चाहिए इसके अंदर वो भी प्लीज कमेंट करके बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आई हो तो जबरदस्ती ने सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वीडियोस टाइम पे आपको मिलती रहे। ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।